नमो नमः प्यारे बच्चों। कक्षा की शुरुआत करने से पहले हम गुरु वंदना करेंगे। आइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना हम सभी को अपनी विद्या आरंभ करने से पहले करनी चाहिए। हमें अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए जिससे हमें अच्छे प्रकार से विद्या प्राप्त हो और हमारी अज्ञानता का नाश हो। तो आइए कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम संस्कृत का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे और ये संस्कृत का सामान्य अध्ययन आपका आपकी जो संस्कृत व्याकरण है उससे संबंधित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज की कक्षा में हम व्याकरण का एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत क्या है, इसके छोटे छोटे जो शब्द हैं तो उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत का सामान्य अध्ययन। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता कहते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं कि संस्कृत से ही विश्व की सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। कोई कह दे कि सर लिंग क्या होते हैं, तो लिंग कहते हैं चिन्ह को, ऐसा कोई भी चिन्ह जिससे आपको पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध हो जाता है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, तो ऐसे चिन्ह ही लिंग कहलाते हैं। जैसे आपके शब्दों में राम है, ये एक तरीके से चिन्ह का काम करता है कि राम ये पुरुष में आएगा या स्त्री में आएगा, तो आप ऑब्वियसली कह देंगे कि सर राम तो पुरुषवाची शब्द है, तो अब इसको हम पुल्लिंग में रखते हैं। ऐसे ही जब हम सीता बोलते हैं तो आप कह देते हो सर ये तो स्त्री का शब्द है, उसको हम स्त्री में रखते हैं। अब कई शब्द ऐसे आ जाते हैं जैसे फल है, अब आप सोचने लग जाते हो कि ना तो ये पुरुष है और ना स्त्री है, तो इसे किस लिंग में रखा जाए, तो जो ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है वो फिर नपुंसक लिंग में रखा जाता है। तो ऐसे आपके संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके बाद में आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं। देखिए जब भी टेस्ट लेंगे तो हम सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अच्छा, एक वचन क्या होता है? जिसमें केवल एक तत्व का बोध हो, जिसमें केवल एक तत्व का बोध हो वो एक वचन होता है। अब एक तत्व क्या होता है? जैसे मैंने बोला एक बालक खड़ा है, तो आपको ज्ञान हो गया कितने बालक खड़े हैं, केवल एक बालक, तो वो एक बालक एक तत्व कहलाता है। ठीक है। मैंने बोला एक फल अभी अभी गिरा है पेड़ में से, तो कितने फल गिरे? एक फल गिरा, तो वो एक फल आपका एक तत्व कहलाता है। जिसमें केवल एक संख्या का बोध हो वो एक वचन कहलाता है। जिसमें 2 तत्वों का बोध होता है वो द्विवचन कहलाता है। 2 बालिकाएं आ रही है, राम और श्याम खेल रहे हैं, तो 2 लोगों का बोध हो रहा है, तो ये 2 लोग आपके 2 तत्व कहलाते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई वस्तु हो सकते हैं, संसार में आप कुछ भी शब्द ऐसा ले सकते हैं, अगर वो 2 हैं तो वो आपके 2 तत्व कहलाएंगे। मैंने बोला जैसे मैं 2 बॉल से खेलता हूँ, बॉल अर्थात गेंद, तो कितनी बॉल से खेल रहे हैं? 2 से, तो वो आपका द्विवचन में जाएगा, जिसमें 2 संख्याओं का बोध होता है। और जिसमें अनेक तत्व का बोध होता है मीन्स कि जिसमें 2 से ज़्यादा संख्याएं आ जाती हैं वो सारे के सारे आपके बहुवचन में जाते हैं। जिसमें अनेक तत्वों का बोध होता है, यहाँ तत्व होना चाहिए था। तो अनेक तत्व जैसे मैं, हरि और मोहन बाज़ार जा रहे हैं, तो 3 लोग हो गए, तो ये आपका बहुवचन कहलाता है। मैं, तुम और राधा बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये आपका बहुवचन हो गया। ठीक है, जिसमें अनेक संख्याओं का बोध होता है। अनेक में जिसमें 2 से ज़्यादा कोई भी संख्या आ जाएंगी वो आपका बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में है पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष।
बच्चे कह देते हैं सर ये पुरुष क्या होते हैं, हमें नहीं पता। तो पुरुष, अब आप मुझे बताएं मैं कौन हूँ, मैं भी एक पुरुष हूँ। और चाहे कोई स्त्री हो, तो स्त्री हो या कोई व्यक्ति हो, सबसे पहले वो पुरुष ही होता है। फिर हम भेद करते हैं कि ये तो स्त्री है और ये आपका पुरुष है, ठीक है। हम उनको दो लिंगों में बांट देते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन इससे पहले ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, पुरुष कहलाते हैं। किसी भी जीव को इस सृष्टि में पुरुष की संज्ञा दी गई है कि कोई भी जीव हो, चाहे वो स्त्री हो या मेल हो या फीमेल हो, सबसे पहले वो पुरुष ही होता है। फिर हम उसको लिंगों के आधार पर बांटते हैं कि ये स्त्री पुरुष है, ये पुरुष पुरुष है, इस तरीके से। तो सबसे पहले व्यक्ति पुरुष होता है। तो ये पुरुष हम लोग ही होते हैं और हमको इसने 3 कैटेगरी में बांटा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए अब हम में से 3 कैटेगरी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, उत्तम पुरुष से। उत्तम पुरुष क्या होता है, देखो उत्तम पुरुष में इस पुरुष के अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं। सबसे पहले अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, ये एक वचन में है, यानी मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष। इसके बाद में 2 के लिए अगर आता है तो हम दोनों, और बहुत सारे के लिए आता है तो हम सब। लेकिन प्रश्न हमारा वहीं की वहीं रखा रह जाता है कि उत्तम पुरुष क्या होता है। कई बच्चे पूछेंगे सर उत्तम पुरुष हम नहीं समझते क्या होते हैं। तो उत्तम पुरुष को मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम, अगर कोई हमसे प्रश्न पूछता है कि बताओ कि इस संसार में सबसे उत्तम कौन है, सबसे उत्तम, तो हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। यानी हर व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को रेस्पेक्ट देता है कि मैं चाहे कैसा भी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। यानी ये सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा कि सबसे उत्तम कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मैं हूँ। तो इस मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, ठीक है। तो सबसे उत्तम कौन है, मैं। और मैं कितने हैं, केवल एक, तो ये आपका एक वचन में है। अगर 2 की बात की जाए कि 2 लोग बताओ जो सबसे उत्तम हो, तो यहाँ पर आप अपने आप को तो छोड़ोगे ही नहीं कि मैं तो उत्तम रहूँगा ही। तो यहाँ उसने कहा कि हम दोनों उत्तम हैं। कौन है सबसे उत्तम, हम दोनों। और हम दोनों में कौन कौन आ गया, एक तो मैं भी आ गया और एक जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी आ गया। तो हम दोनों सबसे उत्तम हैं। यानी उस व्यक्ति ने अपने आप को तो गिरने ही नहीं दिया। यानी अगर अकेले की बात आती है कि कौन है, तब तो मैं हूँ उत्तम। अगर 2 की बात आती है तो चलो हम दोनों हैं, इसमें मैं भी आ गया और तुम भी उत्तम हो जाओ, ठीक है। और अगर फिर वो प्रश्न पूछता है कि बहुवचन में बताओ सबसे उत्तम कौन है, तो फिर वो बहुवचन में क्या कहेगा, बहुवचन में वो कहेगा कि हम सब सबसे उत्तम हैं। यानी हम सब में सभी लोग आ गए कि हम सब सबसे उत्तम हैं। हम सब, मैं भी, तुम भी, और ये जो सब लोग हैं, ये सब लोग उत्तम हैं। तो इस तरीके से संस्कृत में 3 शब्द आते हैं उत्तम पुरुष के लिए। सबसे पहले आपका आता है अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत केवल ये 3 ही शब्द आते हैं, चौथा कोई शब्द नहीं है उत्तम पुरुष के लिए। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वयम कौन सा पुरुष है, तो आप कहोगे उत्तम पुरुष का बहुवचन। कोई पूछे आपसे आवाम, तो आप कहोगे सर ये भी उत्तम पुरुष का द्विवचन है क्योंकि ये दोनों हैं। और कोई कहे कि उत्तम पुरुष का एक वचन बताओ, तो आप क्या बताओगे, अहम। फिर बात करते हैं मध्यम पुरुष की कि मध्यम पुरुष में कौन आता है। सबसे पहले समझो मध्यम पुरुष क्या होता है। उत्तम की तो डेफिनेशन दे दी कि सबसे उत्तम कौन है, मैं। अब उसने बोला फिर मध्यम कौन बनेगा, उत्तम। अगर सारे व्यक्ति उत्तम हो जाएंगे तो उससे फिर लो कैटेगरी में कौन आएगा, मध्यम कौन है। तो इसका उत्तर फिर दिया गया कि मध्यम कौन हो, तुम। क्योंकि मैं तो कौन हूँ, उत्तम। तो मध्यम तो भाई तुम ही बनोगे, सेकंड पर्सन। तो मध्यम आप रह लो, यानी तुम। तो उसने कहा कि अगर एक वचन में है, अगर तुम अकेले हो तो एक वचन में त्वम, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। फिर कहा गया कि 2 के लिए कि तुम दोनों, यानी उसने अपने आप को लिया ही नहीं। उसने कहा एक तो तुम और एक तुम्हारे बगल में जो खड़ा है वो, तो तुम दोनों, ये द्विवचन में आ गए।
तो तुम दोनों को संस्कृत में कहते हैं युवाम। फिर कहा कि बहुवचन में बताओ मध्यम कौन बनेगा, तो उसने यहाँ पर भी वही जवाब दिया, तुमसे संबंधित, तुम सब। ठीक है, देखिए ऊपर देखो, यहाँ था हम सब, यानी उसमें मैं भी था, हम दोनों भी थे और हम सब आ गए। लेकिन यहाँ यूयम में क्या है, तुम हो, इसके बगल में दूसरा जो है तुम दोनों, और इसके बगल में जो तीसरा है वो भी तुम सब। यानी यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा खड़ा कह रहा है कि सबसे पहले तुम, फिर तुम दोनों और फिर तुम सब। ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। संस्कृत में सीधा सीधा पूछा जाता है कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, संस्कृत में वो शब्द लिखें। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले त्वम, फिर आप लिखोगे युवाम, ये दो के लिए आता है, और यूयम। त्वम, युवाम, यूयम, इन शब्दों को आपको याद करना है। इसके बाद में फिर प्रश्न आया कि चलो एक तो हो गया उत्तम पुरुष, फिर उससे नीचे की कैटेगरी में मध्यम पुरुष, फिर उससे भी कोई कैटेगरी में आए तो संस्कृत में किसी को बेइज्जत करने का कोई शब्द नहीं है। हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, है ना, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, इस तरीके से। तो आपका थर्ड पर्सन ही आपका ये प्रथम पुरुष कहलाता है। प्रथम पुरुष सबसे पहले उत्तम, फिर उससे नीचे की कैटेगरी का मध्यम, और फिर उससे कैटेगरी का प्रथम पुरुष। कई बार बच्चे समझते हैं कि प्रथम पुरुष में सबसे पहले जो पुरुष आएगा वो ये वाला होता होगा। नहीं, सबसे उत्तम श्रेणी का ये वाला होता है, फिर उससे नीचे श्रेणी का ये वाला होता है मध्यम पुरुष, और उससे नीचे श्रेणी के पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं। अधम पुरुष, नीच पुरुष या कुत्सित पुरुष, खराब पुरुष, ऐसा कोई शब्द इसने काम में नहीं लिया, इसको कहते हैं प्रथम पुरुष। बेटा प्रथम पुरुष के अंतर्गत देखो कौन कौन से शब्द आते हैं। आपने उत्तम पुरुष के 3 शब्द पढ़े, अहम, आवाम और वयम। आपने मध्यम पुरुष के 3 शब्द पढ़े, त्वम, युवाम, यूयम। ये कितने हैं, 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं, और ये टोटल कितने हो गए, 6। इन 6 शब्दों को हटा दो आप, केवल ये 6 शब्दों को हटा दो, और इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द प्रथम पुरुष में बोले जाते हैं। जैसे अगर आपने बोला एक राम, तो ये कौन से पुरुष में जाएगा, प्रथम पुरुष में। आपने बोले 2 राम, तो 2 राम कौन से पुरुष में जाएगा, तो वो भी प्रथम पुरुष का द्विवचन में जाएगा। आपने बोला बहुत सारे राम, तो बहुत सारे और राम, तो राम एक शब्द है, तो ये आपका प्रथम पुरुष के बहुवचन में जाएगा। आप कोई भी शब्द बोल लेना, आप ये बस इतना ध्यान रखना कि उन शब्दों में ये 6 शब्द ना आए। ये 6 शब्द देखो, जैसे आप लोग मुझे बताते जाना, मैंने बोला हाथी, आप देख लो इन 6 शब्द में से कोई सा है क्या हाथी, इन 6 में से नहीं है, तो ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। मैंने बोला घोड़ा, घोड़ा कौन सा पुरुष है, आपने बोला कि सर ये भी प्रथम पुरुष है, क्योंकि मैंने बोला पंखा, फैन जो होता है, ये कौन सा पुरुष है, तो आप देख लो यहाँ पर कोई पंखे के लिए शब्द ही नहीं है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में, तो ये भी प्रथम पुरुष का। 2 लड़कियाँ जा रही हैं, तो लड़कियाँ, ये भी प्रथम पुरुष। कोई सा भी शब्द आ जाए वो सारे प्रथम पुरुष में जाएंगे बेटा। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि तुम, ये कौन से पुरुष में जाएगा, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम। तुम दोनों, तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। किसी ने कहा हम सब, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हम दोनों, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। मैं, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। कि फिर किसी ने बोला कि वे सब, अब आप वे सब देख लो इन 6 शब्द में है क्या, अगर नहीं है तो आपका कौन से पुरुष में जाएगा, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष को याद करना बड़ा ही आसान है। आप इन 6 शब्दों को याद कर लें, 3 उत्तम पुरुष के और 3 मध्यम पुरुष के। इन 6 के अलावा कोई भी शब्द आता है वो सारे के सारे आपके प्रथम पुरुष में जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा, इस पुरुष के अंतर्गत शेष सभी शब्द उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के शब्दों को छोड़कर इसमें आ जाते हैं। यानी उत्तम पुरुष के शब्द कौन कौन से हैं, अहम, आवाम और वयम, इनको छोड़कर,
और त्वम, युवाम, यूयम, इन 3 को छोड़कर। तो इन 6 को छोड़कर जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं, एक पुल्लिंग का शब्द ले लिया, एक स्त्रीलिंग का, एक नपुंसकलिंग का। वह को कहते हैं पुल्लिंग में स एक वचन का, तौ द्विवचन का, ते बहुवचन का। स्त्रीलिंग में वह को कहते हैं सा एक वचन में, वे दोनों द्विवचन में, और वे सब बहुवचन में, सा ते ताहा। ऐसे ही नपुंसकलिंग में कहते हैं तत् ते तानि। तो ये सारे के सारे ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ऐसे ही सा प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये स्त्रीलिंग का है। ते प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ताहा प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ऐसे ही तत् प्रथम पुरुष का एक वचन, ते प्रथम पुरुष का द्विवचन, और तानि प्रथम पुरुष का बहुवचन। कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर यहाँ पर भी ते है, यहाँ पर भी ते है, यहाँ पर भी ते है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पुल्लिंग का है या ये स्त्रीलिंग का है, क्योंकि ये तो दोनों एक जैसे हैं, ते और ते। तो इसकी पहचान ये होती है, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे बेटा, है ना। अभी नीचे इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे, तब ये आपका क्वेश्चन वहाँ काम आएगा। इसके बाद में आपका नया शब्द काम में आया है धातु। अब ये धातु क्या होती है, देखो हिंदी में जिसे क्रिया और अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं, जैसे गो है आपका, ईट है, वर्ब ही तो है ये। ठीक है, ईट, तो संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। ठीक है, वर्ब को धातु कहते हैं। जैसे कुछ धातु है, जैसे आप पढ़ने को रीड बोलते हैं, ये आपकी वर्ब है रीड, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, पठ, पठ धातु। अब राइट है आपकी वर्ब, WRITE, राइट यानी लिखना, तो संस्कृत में से हम धातु कहते हैं, और राइट की धातु क्या है, लिख। ऐसे ही हंसना, इसकी धातु क्या है, हंस धातु। ऐसे ही बोलने को क्या बोलते हैं संस्कृत में, वद धातु। ठीक है, तो ये आपकी धातुएं हैं। समझ में आ गई धातुएं। आगे देखो। अच्छा, अब किसी ने बोला कि सर पठ का अर्थ पढ़ना होता है, लेकिन इसको हम अलग अलग समय में इस तरीके से बोलते हैं, वह पढ़ता है ना, पढ़ता है, वह पढ़ेगा। तो ये तो अलग टेंस का है, ये अलग टेंस का है, तो इसको हम पठ धातु को अलग अलग टेंस में संस्कृत में लिखते हैं। तो मैं इसका उत्तर दूंगा जी हाँ, आप इनको अलग अलग टेंस में लिखते हैं। तो संस्कृत में इन टेंस को क्या बोलते हैं वो हम नीचे देखते हैं। संस्कृत में इन टेंस को बोला जाता है लकार। आपकी कोई भी आप वर्ब लेते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, इस तरीके से लेके जाते हैं। तो संस्कृत में टेंस को लकार कहते हैं, और यानी ये समय होता है, समय को लकार कहते हैं, टेंस कहते हैं। धातुओं को अलग अलग समय में लिखने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग समय से मतलब होता है वर्तमान काल के लिए अलग लकार, भूतकाल के लिए अलग लकार यानी अलग टेंस, और भविष्य काल के लिए अलग टेंस या अलग लकार। ठीक है। संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। जैसे आपका वर्तमान काल है, इसको हम बोलते हैं लट लकार, लट लकार। ठीक है, ध्यान रखना। भविष्य काल को हम क्या बोलेंगे, लिरिट, लिरिट लकार। आधा ल है और आधे ल में रै ऋषि है, तो रै ऋषि को री बोला जाता है, री, तो ये हो जाता है लिरी, लिरी। ठीक है, लिरिट लकार भविष्य काल। लंग लकार, इसको हम लंग बोलते हैं, इसको भूतकाल कहा जाता है। लोट लकार आज्ञाकाल, और विधिलिंग लकार आपका चाहिए काल होता है। वर्तमान काल में जैसे वह पढ़ता है, लिरिट लकार में जैसे वह पढ़ेगा भविष्य काल में। लंग लकार यानी भूतकाल, उसने पढ़ा, उसने कल पढ़ा था, तो वो ही पढ़ना शब्द है, लेकिन अलग अलग लकार में मैं वाक्यों में यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद लोट लकार क्या होता है, आज्ञा देने वाला काल। आज्ञा कैसे दी जाती है, तुम पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ो के लिए भी संस्कृत में शब्द होता है, वो लोट लकार होता है। और तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो वो विधिलिंग लकार। तो इस तरीके से हम अलग अलग काल में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ी धातु, यानी धातु क्या होती है, आपकी वर्ब
अब इस वर्ब को हम कैसे काम में लेते हैं, कैसे इसके रूप बनाते हैं, तो यहाँ धातु रूप है आपकी, मैंने यहाँ धातु रूप लिखी है आपकी लट लकार में। लट लकार क्या होता है आपका, वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए बेटा धातु रूप में हम कैसे इनको चलाते हैं। देखो जैसे ये मैंने यहाँ लिखे हैं धातु रूप, इसके बाद में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी आपके 3 होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है धातु रूप में। जैसे आपकी पट धातु होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपकी यहाँ पट धातु होती है पट, ठीक है। तो इन धातुओं के पीछे ये शॉर्ट फॉर्म लगती है, ती तय अंति, सी थ थ, आमी आवह आम है, इस तरीके से। तो देखो जैसे पट में हमें ती लगाना है तो क्या बनेगा आपका, पटती, है ना, पटती। तो ये प्रथम पुरुष का आपका एक वचन हो गया। ठीक है, अब प्रथम पुरुष का आपका द्विवचन लगाना है तो क्या लगाएंगे, तय, और इससे क्या बनेगा आपका, पट में तय लगाएंगे तो पटता है, जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है पटता है। ऐसे ही पट में हम क्या लगाएंगे, अंति, तो ठे में ए लगाएंगे तो वापस से ठे हो जाएगा, और अंति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पठंती, है ना। ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गए, पठती, पठता, पठंती। आगे देखो, इसके हिंदी में भी अर्थ देख लेते हैं। पठती का अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ते का अर्थ होता है पढ़ते हैं, क्योंकि द्विवचन में 2 लोग आते हैं, तो कोई भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं जो पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे हम कि वे दोनों पढ़ता है, तो पढ़ता है तो केवल सिंगुलर के लिए काम में आता है, एक वचन के लिए, वह पढ़ता है ना, वे दोनों पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं, पठंती। अब जैसे आपकी मध्यम पुरुष है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सी थ थ, इनको देखो हम लगाते हैं नीचे, सी थ थ, पट था, पट, पट और पट, सी थ थ लगा दिया, पटसी, पटथ है, पठत। अब आपको मैंने बताया था कि मध्यम पुरुष के 3 शब्द होते हैं, एक तो होता है त्वम, दूसरा होता है आपका युवाम, और तीसरा होता है आपका यूयम। तो ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में केवल ये 3 शब्द काम में आते हैं। अब यहाँ पढ़ते हो तो कौन पढ़ता है, एक वचन के लिए तुम, पढ़ते हो ये द्विवचन के लिए है, कौन पढ़ते हो, तुम दोनों, अर्थात युवाम। और पढ़ते हो ये बहुवचन का है, तो बहुवचन के लिए बहुवचन का शब्द लेंगे यूयम, तुम सब पढ़ते हो। इसमें हम तुम दोनों और तुम सब के अलावा कोई चौथा शब्द नहीं ले सकते मध्यम पुरुष में, क्योंकि मध्यम पुरुष के 3 शब्द फिक्स होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, तो केवल इन 3 शब्दों के लिए ये 3 शब्द काम में आती हैं। ये 3 वर्ब हैं आपकी, 3 क्रियाएं या 3 धातु आप इनको बोल सकते हैं। तो ये प्रथम पुरुष के लिए काम में आती है, जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, तो पढ़ती, एक एक व्यक्ति पढ़ रहे हैं। अगर 2 व्यक्ति कोई भी पढ़ रहे हैं, 2 बालक पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि फिक्स है, पढ़ता है। 2 राम पढ़ते हैं तो भी पढ़ता है। और बहुत सारे पढ़ते हैं, जैसे वे सब पढ़ते हैं तो पठंती। अब आपने बोला कि तुम सब पढ़ते हो और फिर आप पठंती लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम सब आपको पता है मध्यम पुरुष में आता है और तुम सब बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ आप पठती लगाओगे। यदि आप तुम सब के साथ पठंती लगा रहे हो तो आपका ये पूरा गलत है, क्योंकि तुम दोनों और तुम सब तो केवल मध्यम पुरुष के साथ में ही आएगा, मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ में। ऐसे ही उत्तम पुरुष के लिए हमने 3 शब्द वहाँ लिए थे, अहम यानी मैं, ये 3 शब्द उत्तम पुरुष के हैं, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो इन 3 शब्दों के लिए उत्तम पुरुष के हैं ये तीनों शब्द। तो उत्तम, देखो एक अहम है तो अहम के साथ क्या आएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम पठामी, पढ़ता हूँ। अब हम इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, वह पढ़ता हूँ, तुम पढ़ता हूँ, नहीं बोल सकते। तो अहम, अहम यानी मैं पढ़ता हूँ,
उत्तम पुरुष का एक वचन की ये आपकी क्रिया है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन का ही ये शब्द है अहम। ऐसे ही हम दोनों, आवाम इसको कहते हैं संस्कृत में, हम दोनों को, और द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन की क्रिया क्या लगेगी। अब आप इन 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आवाम में आप इन 9 में से क्या लगाओगे। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और हम दोनों आता है उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो आप देखो उत्तम पुरुष ये रहा और द्विवचन ये रहा, पठावह है। तो आवाम के साथ क्या आएगा, पठावह है। अगर आप आवाम के साथ पठामी लगाते हैं तो भी गलत है, पठामह लगाते हैं तो भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आवाम द्विवचन का शब्द है। आप कभी एक वचन का शब्द लगा रहे हो, कभी आप बहुवचन का शब्द लगा रहे हो, द्विवचन का आप लगा ही नहीं रहे, तो इसलिए गलत है। तो द्विवचन के शब्द के साथ में द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। और पठामी, पठावह है और पठामह है। तो यहाँ हमने लगाया आमी, पठ में आमी लगाया, पठ में आवह लगाया और पठ में आमह लगाया। ये कहाँ से लगाए, ये हमने लगाए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में से, आमी आवह आमह। ती तय अंति सी थ थ आमी आवह आमह। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ रहे हैं ये केवल वर्तमान काल की शॉर्ट फॉर्म है, लट लकार की। ठीक है, आपका भविष्य काल, भूतकाल, आज्ञाकाल, उनकी शॉर्ट फॉर्म अलग अलग हैं, हर लकार की अलग अलग शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ केवल हम वर्तमान काल यानी लट लकार की शॉर्ट फॉर्मों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था पठ धातु, इसका अर्थ होता है पढ़ना, और ये लट लकार में हम यानी वर्तमान काल में इनके हम रूप बना रहे हैं। तो हमारे पास में 3 पुरुष होते हैं, और 3 पुरुष को हम 3 कर्ता भी कह देते हैं, और इन कर्ताओं के साथ में अपनी अपनी क्रियाएं भी आती हैं। जैसे आप यहाँ देखो, जैसे हमने लिखा था अब पढ़ती है, तो पढ़ती के साथ में आप देखो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो सबसे पहले मैं आपके कर्ताओं की बात कर लेता हूँ। स तौ ते, ये आपके प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। ठीक है, यहाँ देख लो, ना तो तुम है ना मैं हूँ, ना तो मध्यम पुरुष है ना उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब पढ़ती, तो यदि एक है वह तो पढ़ता है, 2 हैं तो पढ़ता है को क्या बोलेंगे, पढ़ते हैं, और पठंती पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं। देख लो आप, सह आपका एक वचन है तो पढ़ती भी आपका एक वचन है, तऊ आपका द्विवचन है तो पढ़ता है भी द्विवचन है, ते एक वचन है, बहुवचन है तो पठंती भी बहुवचन है। यहाँ आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ मध्यम पुरुष के कर्ताओं के नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये कर्ता हो गए। मैं कहता हूँ अब इनकी क्रिया लगाओ, तो आप क्रिया कैसे लगाओगे, तुम के साथ में आप क्रिया लगाओगे यहाँ से। तो पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, ये तो एक प्रथम पुरुष की है। पढ़सी, पढ़ता है, पठत, ये मध्यम पुरुष की है। तो ये क्रियाएं आएंगी, त्वम के साथ पढ़सी, युवाम के साथ पढ़ता है और यूयम के साथ पठत। जैसे मैंने यहाँ लगा दी, त्वम के साथ पढ़सी, युवाम के साथ पढ़ता है और यूयम के साथ पठत। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम पढ़ते हो। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे तुम पढ़ता है, हम बोलेंगे तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष की आपसे मैं कर्ता पूछता हूँ कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे सर उत्तम पुरुष में 3 कर्ता होते हैं, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। मैं कहता हूँ इनके साथ क्रिया लगाओ, तो आप ये देख लो उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं क्या होंगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, पढ़ धातु है और यहाँ उत्तम पुरुष की क्रियाएं भी हैं, पठामी, पठावह, पठामह, यानी अहम के साथ में पठामी, आवाम के साथ पठावह और वयम के साथ पठामह। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लगाए हैं अहम पठामी, आवाम पठावह यानी हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। और इन 6 के अलावा जितने भी शब्द आपके आएंगे, हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं उनमें आप देखना कि इन 6 शब्दों के अलावा त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनके अलावा जितने भी शब्द आते हैं उनके साथ एक ही क्रिया लगती है,
ती तय अंति, पठती पठते पठंती, केवल वर्तमान काल के लिए। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से अगर हम बात लेते हैं तो उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। और प्रथम पुरुष के होते हैं सारे शब्द इन 6 के अलावा, स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, रामे, रामौ, रामा, सीता, सीते, सीता। कोई भी शब्द आ जाए वो सारे आपके प्रथम पुरुष में, ठीक है। और उनके साथ फिर हमने क्रिया लगाई तो हमारा एक सार्थक वाक्य बन गया, स पढ़ती, वह पढ़ता है। वैसे अलग अलग थे, ये पुरुष अलग थे, क्रिया अलग थी। हमने इनको पुरुष को और क्रिया को जोड़ करके हमने सार्थक वाक्य बना दिया यहाँ पर, है ना। तो ये इस तरीके से आपके मैंने कर्ता और क्रियाओं को जोड़ करके ये वाक्य आपके बनाए और मैंने सिखाने का थोड़ा प्रयास किया। और इसके अलावा मैंने यहाँ 2 आपकी धातुएँ और लिखी हैं, जैसे पठ धातु लट लकार वर्तमान काल हुआ, ऐसे ही वर्तमान काल में मैंने यहाँ पे भी लिखा। इनको बनाने के पर्पज़ से मैंने ये लिखा है। जैसे नृत्य का अर्थ होता है नाचना। अब आपको केवल नृत्य में देखो, मैंने सब जगह नृत्य लिखा हुआ है, नृत्य 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 और नृत्य। इसमें मैंने केवल क्या लगाए हैं, ती तय अंति, सी थ आमी, नृत्य में आमी लगाया तो नृत्यामी, आवह तो नृत्य में आवह लगाया नृत्यावह, और आमह नृत्य में आमह लगाया तो नृत्यामह। वह नाचता है, वे दोनों नाचते हैं, वे सब नाचते हैं। मध्यम पुरुष में तुम काम में आता है, तुम नाचते हो, तुम दोनों नाचते हो, तुम सब नाचते हो। और उत्तम पुरुष में मैं नाचता हूँ, हम दोनों नाचते हैं और हम सब नाचते हैं। तो उनकी संस्कृत आप बनाए लोगे। मैं की क्या होती है, अहम, आवाम और वयम। अहम नृत्यामी, आवाम नृत्यावह, वयम नृत्यामह, ठीक है। ऐसे ही क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्रीड को कहते हैं खेलना, ये भी धातु है, प्ले, आप इंग्लिश में जिसे प्ले बोलते हैं। तो इसके भी वर्तमान काल में रूप देख लो। सब में पहले तो मैंने लगाया क्रीड क्रीड क्रीड, फिर लगाया ती तय अंति, सी थ आमी आवह आम है। तो वह खेलता है, वे दोनों खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। तुम खेलते हो, मध्यम पुरुष है तो तुम आएगा, तुम खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम सब खेलते हो। और मैं खेलता हूँ, हम दोनों खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। तो यहाँ तो इनके कर्ता फिक्स हैं मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। तो त्वम क्रीडसी, युवाम क्रीडत है और यूयम क्रीडत। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावह और वयम क्रीडामह। मैं खेलता हूँ, हम दोनों खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। और बाकी कोई भी शब्द आ जाए, राम है क्रीडति, सीता क्रीडति, क्योंकि वो एक प्रथम पुरुष के शब्द हैं। राम, सीता, हाथी, घोड़ा, कुछ भी शब्द वो प्रथम पुरुष में है। तो इस तरीके से मैंने जनरल व्याकरण आपको कुछ समझाने का प्रयास किया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी किसी को बच्चे को समस्या हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करें। थैंक यू।